हड्डियों को जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड की रात है। बाहर बर्फीली हवाएं खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाजें निकाल रही हैं। घर के भीतर सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही है। शांति देवी ने अपना एक छोटा सा झोला उठाया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्य द्वार की कुंडी धीरे से खिसकी और वे अंधेरे में ओझल हो गईं। पीछे छूट गया है एक ऐसा घर जहां अब सिर्फ भारी खामोशी बची है। सुबह होने से पहले ही वे घर की दहलीज लांघ चुकी थी। उनके जाने के बाद घर में कोई हलचल नहीं है, कोई आहट नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भरी पूरी गृहस्थी को उन्होंने ऐसे अचानक छोड़ दिया? क्या बहुओं की अनकही बातों ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया था, या फिर कोई और गहरा राज्य है जो इस ठंडी रात के सन्नाटे में कहीं दब गया है? अब घर की दीवारों पर सिर्फ सवाल तैर रहे हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की की झिरी से अंदर आई ही है कि घर की शांति भंग हो गई। रजाई में दबी पायल ने झटके से अपना सिर बाहर निकाला और पास सो रही काजल को अपनी कोहनी से जोर से धक्का दिया। पायल की आवाज में तीखापन था। उसने काजल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, काजल उठो, क्या यह घर सिर्फ मेरा है? रोज सुबह उठकर काम करना क्या मेरी ही जिम्मेदारी है? काजल ने अपनी आंखें मलते हुए रजाई के अंदर और गहराई से खुद को सिकोड़ लिया। उसने पायल की बात को अनसुना करते हुए करवट बदल ली। पायल का पारा चढ़ गया। उसने काजल का कंबल खींचकर फर्श पर फेंक दिया। काजल झटके से बैठी और चिल्ला पड़ी, ओह प्लीज, तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रही हो? मैंने तो आज तक तुम्हें एक गिलास पानी तक खुद लेते नहीं देखा। मम्मी जी सब करती हैं और तुम बस बहाने बनाती हो। पायल ने अपना हाथ हवा में लहराया। मम्मी जी करती हैं क्योंकि तुम आलसी हो। तुम तो बस मोबाइल में घुसी रहती हो। आज नाश्ता तुम्हें बनाना होगा, मैं हिलने भी नहीं वाली। शांति देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा सब्र रखो। पायल ने पलटकर बोला, तो आप ही कर लीजिए ना, जाइए यहाँ से। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया है। घर की बत्तियां बुझ चुकी हैं, लेकिन रसोई के कोने में एक धुंधली सी रोशनी अभी भी जल रही है। शांति देवी फर्श पर बैठी हैं। उनके सामने बर्तनों का ढेर है। वे एक एक बर्तन को रगड़कर साफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही हैं। बाहर की कड़ाके की ठंड खिड़की के झरोखों से अंदर आ रही है और शांति देवी की हर सांस के साथ एक सूखी दबी हुई खांसी गूंज रही है। उन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और झुक गईं। उनकी कमर में दर्द की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय एक ठंडी आह भरी। रसोई की मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर को उन्होंने धीरे से छुआ। उनकी आंखों में पानी भर आया, पर उन्होंने उसे गिरने नहीं दिया। वे बुदबुदाती हैं, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या मेरा पूरा जीवन सिर्फ इन दीवारों के लिए था? उन्होंने अपनी कमजोर काया को सहारा देकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन घुटनों ने जवाब दे दिया। वे वहीं फर्श पर बैठ गईं। उनकी सांसें तेज और भारी हो रही हैं। घर की हर चीज आज उन्हें पराई लग रही है। उन्होंने अपना सिर दीवार से टिका दिया। उनकी आंखों के सामने बीते वर्षों की यादें धुंधली हो रही हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। पायल ने अपनी आंखें खोली और रजाई से बाहर हाथ निकाला। उसने हवा में टटोलते हुए कहा, मम्मी जी, चाय कहाँ है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी लाइए। कोई जवाब नहीं आया। काजल ने भी करवट बदली और बड़बड़ाते हुए उठी, हाँ, मुझे भी नाश्ता चाहिए, आज बहुत देर हो गई है। दोनों बहुएं रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वहां का नजारा देखकर रुक गईं। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बर्तन अपनी जगह पर नहीं थे। पायल ने रसोई के हर कोने में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर काजल की ओर देखा। काजल, मम्मी जी कहाँ हैं? क्या वो अभी तक सो रही हैं? काजल ने शांति देवी के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। बिस्तर पर चादर करीने से बिछी थी, जैसे कोई वहां सोता ही न हो। अचानक पायल की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वहां एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा था। पायल ने कांपते हाथों से उसे उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। जब तक तुम दोनों जिम्मेदारी नहीं समझोगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। कागज पायल के हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं।
काजल ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या क्या मम्मी जी सच में घर छोड़कर चली गईं? अब हम क्या करेंगे? शांति देवी के जाने के बाद घर में पसरा सन्नाटा अब भारी होने लगा था। पायल और काजल डाइनिंग टेबल के पास एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी बिना किसी के छुए मुख्य द्वार का कुंडा धीरे से घूमा और दरवाजा चरमराते हुए पूरा खुल गया। बाहर से बर्फीली हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, जिससे हॉल के पर्दे जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। पायल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कांपते हुए पूछा, काजल, क्या तुमने दरवाजा खोला था? काजल ने सिर हिलाकर मना किया, उसके होंठ डर से सूख गए थे। तभी रसोई के भीतर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे भारी पीतल के बर्तन एक दूसरे से टकराकर फर्श पर गिर गए हों। खनकती हुई आवाज पूरे घर में गूंज गई। पायल ने अपना हाथ काजल के कंधे पर कस लिया, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रसोई की दिशा से आ रही उस आवाज ने उनके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। काजल ने फुसफुसाते हुए कहा, वहाँ कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और दबे कदमों से रसोई की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जो उनके डर को और गहरा कर रही थी। रसोई के अंधेरे कोने में कुछ हिलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मौजूद हो। पायल और काजल ने रसोई की दहलीज पर कदम रखा, उनके पैर कांप रहे थे। रसोई के अंदर का दृश्य देखकर वे एक पल के लिए जम गईं। चूल्हे की नीली लौ जल रही थी, जो अंधेरे में एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। चूल्हे पर रखी पीतल की केतली से भाप का गुबार लगातार ऊपर उठ रहा था, जैसे उसे अभी किसी ने रखा हो। केतली के ढक्कन के खड़खड़ाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पायल ने आगे बढ़कर केतली को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। केतली का हैंडल गर्म था, जैसे वह घंटों से आग पर हो। काजल ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन रसोई में उनके अलावा कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे पर कुंडी लगी थी, फिर भी हवा का एक झोंका आकर केतली की भाप को बिखेर गया। पायल ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, फिर ये आग किसने जलाई? काजल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने दीवार पर टंगी परछाइयों को देखा, जो हिल रही थी। रसोई का फर्श गीला था, दोनों बहुओं के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। केतली की सीटी अचानक तेज हो गई, जिससे पायल ने अपना कान बंद कर लिया। पायल और काजल अभी भी रसोई में उस जलती हुई आग और उबलती केतली को घूर रही थीं कि तभी घर का मुख्य दरवाजा जोर से खटका। पड़ोसन बिना किसी आहट के सीधे रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने पायल और काजल को वहां खड़ा देख अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शांति देवी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था, वे घर पर नहीं दिख रही हैं। पायल का गला सूख गया। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया, वो तो घर छोड़कर चली गई हैं। हमें अकेला छोड़ दिया है उन्होंने। यह सुनते ही पड़ोसन के चेहरे की रेखाएं बदल गईं। उसने अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कीं और चिल्लाकर बोली, क्या? तुम लोग क्या कह रही हो? मैंने तो आज सुबह ही उन्हें मंदिर के पास देखा था। वे वहां बेहोश पड़ी थी, बहुत कमजोर लग रही थी और कड़ाके की ठंड में कांप रही थी। पड़ोसन के ये शब्द जैसे किसी बिजली की तरह उन दोनों पर गिरे। पायल के हाथ से पकड़ छूटी और वह दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। काजल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पड़ोसन ने फिर जोर दिया, वे मरणासन्न हालत में थीं, क्या तुम्हें जरा भी खबर नहीं थी? पड़ोसन के शब्द अभी हवा में ही थे कि पायल और काजल बिना एक पल गंवाए घर से बाहर निकल पड़ी। वे सड़क पर दौड़ रही थीं, उनकी सांसें उखड़ रही थीं और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। कड़ाके की ठंड उनके शरीर को काट रही थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही छवि थी, मंदिर के पास बेहोश पड़ी शांति देवी। वे हांफते हुए मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। मंदिर का प्रांगण सुनसान था, वहां केवल ठंडी हवाओं के चलने की आवाज आ रही थी। पायल की नजरें मंदिर के कोने में पड़ी एक आकृति पर टिकीं। शांति देवी वहां जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनका शरीर पूरी तरह से पत्थर की तरह ठंडा हो चुका था। काजल ने दौड़कर उन्हें छुआ, उनकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। पायल उनके पास घुटनों के बल बैठ गई।
और जोर जोर से रोने लगी। उसने शांति देवी के पैरों को अपने हाथों में जकड़ लिया। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आंखें खोलिए। पायल की चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। काजल भी उनके पास गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। शांति देवी की सांसें बहुत धीमी थीं, वे मरणासन्न स्थिति में थीं। शांति देवी ने अपनी भारी पलकें धीरे धीरे उठाईं। उनकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन सामने रोती हुई पायल और काजल को देखकर वे कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गईं। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और पायल के सिर पर रखा। पायल ने फौरन उस हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया। मम्मी जी, अगर आज पड़ोसन ने आपको न देखा होता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। काजल ने भी उनके पास खिसकर कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब से घर की हर जिम्मेदारी हमारी होगी। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और न ही कभी आलस करेंगे। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली। उनकी सांसों में अब थोड़ी लय थी। उन्होंने दोनों बहुओं की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक हल्की, सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान उन तमाम कड़वाहटों को मिटा रही थी। शांति देवी ने धीरे से कहा, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, आप दोनों के साथ और समझदारी से चलता है। पायल और काजल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शांति देवी को सहारा देकर धीरे धीरे खड़ा किया।